भारत में नॉर्थ साउथ डिवाइड की बातें फिर से शुरू हो गई हैं। कुछ मुख्यमंत्री हैं दक्षिण भारत के, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन जो है वो एक देश को तोड़ने के करार पर लाएगा। आज इस वीडियो में 2-3 चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चर्चा इस पॉइंट पर होनी चाहिए कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड है क्या, इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी चर्चा होनी चाहिए इस बात पे कि जो ये डीलिमिटेशन की प्रक्रिया है, क्या ये डीलिमिटेशन की प्रक्रिया आने वाले समय में देश को एक तोड़ने के करार पर, सिविल वॉर के करार पर लेकर जाएगी या नहीं जाएगी। इस चीज़ को आज इस वीडियो में एक गहराई से ऐतिहासिक तौर से समझते हैं ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उस दौरान यूरोप में बहुत सारे देश थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे देश हुआ करते थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की प्रक्रिया कर रहे थे। हर एक देश उस समय अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जिस पे वो गौर करता था और फोकस करता था वो था कि किस तरीके से उनके पास ऐतिहासिक तौर पर एक हिस्ट्री रही है। और यहाँ पर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हर एक देश उस समय यूरोप में अपनी हिस्ट्री को जताता था। उदाहरण के तौर पर जो फ्रेंच होते थे वो हमेशा ये कहते थे कि देखिए फ्रांस के पास तो हिस्टोरिकल लेवल पर रेनेसां है, वो कहता था कि फ्रांस एक रेनेसां का देश है। इटली कहता था कि हमारे पास एंशंट रोमन एम्पायर था, हम उस एंशंट रोमन एम्पायर के आज की डेट में मॉडर्न डे मैनिफेस्टेशन है। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश उस समय इस चीज़ को बार बार जताता था कि देखिए हम लोग आज की डेट में एक माइटी ब्रिटिश एम्पायर रखते आए हैं, हम लोगों ने विश्व को हमेशा से रूल किया है। उस समय भी वो ये कहते थे कि जो हमने देश को कॉलोनाइज करके रखे हैं, जिसमें से भारत एक देश था, वो कहते थे कि देखिए हमारे पास एक ऐसा एम्पायर है जिस पे सूरज ही कभी नहीं डूबता। तो ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा है कि सूरज कभी डूबता ही नहीं, उस साम्राज्य पे हमारे पास उतनी टेरिटरी है। लेकिन उस समय एक समस्या थी। समस्या ये थी कि उस समय एक देश था जर्मनी। पहली बात तो जर्मनी के पास इस प्रकार का बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, और दूसरी बात ये थी कि ये जितने अन्य देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये लोग जर्मनी को बारबेरिक दिखाते थे, ये लोग जर्मनी को पिछड़ा दिखाते थे। और इन्होंने अपने स्कूलों में भी उस समय, अपने छात्रों में भी उस समय एक नैरेटिव बना रखा था कि जर्मनी एक बेकार, घटिया, पिछड़ा, वायलेंट किस्म का देश है, क्योंकि जर्मनी में हमेशा से वो लोग रहे हैं जो लड़ाकू किस्म के रहे हैं। तो जर्मनी को एक आइडेंटिटी क्राइसिस था। उस समय जब विश्व तौर पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उस समय जब कॉलोनाइजेशन हो रही थी, उस दौरान सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जर्मनी ने भी इस कॉलोनियल रेस में भाग लिया। और जर्मनी ने भी इस कॉलोनियल रेस में भाग एक अलग प्रकार से लिया। जर्मनी का ऑब्जेक्टिव कॉलोनियल रेस में भाग लेने का ये नहीं था कि उसको कॉलोनीज चाहिए थी। जर्मनी का ऑब्जेक्टिव उस समय कॉलोनियल रेस में ये था कि उसको बेसिकली एक आइडेंटिटी बनाकर यूरोप में दूसरे देशों के सामने उस आइडेंटिटी को दिखाना था। इस दौरान एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हुई। जब ब्रिटिश भारत के अंदर अपना पूरा का पूरा साम्राज्य बनाकर बैठे थे, तो ब्रिटिश ने भारत के अंदर संस्कृत भाषा को डिस्कवर किया था। संस्कृत भाषा को डिस्कवर करके उन्होंने यूरोप के अंदर एक बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला रखा था, ये कह के कि भारत में एक लैंग्वेज डिस्कवर हुई है जिसका नाम है संस्कृत। अब जब ये लैंग्वेज उन्होंने डिस्कवर की संस्कृत, और इसके बारे में जब अन्य यूरोपियन देशों को पता चला, तो उस समय फ्रांस ने इस संस्कृत के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फोसिस नहीं किया, क्योंकि फ्रांस के पास हमेशा से एक आइडेंटिटी थी कि हम तो रेनेसां के देश हैं। इटली ने भी इस संस्कृत के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि इटली के पास ये था कि हम तो, हमारे पास एक एंशंट रोमन एम्पायर है। और ब्रिटिश ने सिर्फ इतनी बात बोली कि हमारे पास संस्कृत की डिस्कवरी हुई है भारत में। लेकिन इस संस्कृत को अगर किसी ने पकड़ा तो वो और कोई नहीं बल्कि जर्मनी था। जर्मनी उस समय इस संस्कृत को पकड़कर अब अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता था। उस समय ये हुआ कि जर्मनी ने संस्कृत को पढ़ने के लिए अलग अलग विशेषज्ञ क्रिएट करने शुरू करे। अलग अलग वहाँ पर जो है स्कॉलर कम्युनिटी इस्टेब्लिश हुई, और ये स्कॉलर कम्युनिटी का उद्देश्य था कि वो संस्कृत को पढ़े, संस्कृत के टेक्स्ट्स को पढ़े, संस्कृत के लिखे हुए राइटिंग्स को पढ़े, और उसके थ्रू जर्मनी में एक आइडेंटिटी बनाए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि उस समय 3 बड़े महत्वपूर्ण जर्मन लोग थे, 3 बड़े महत्वपूर्ण जर्मन स्कॉलर्स थे। पहला था सबसे महत्वपूर्ण मैक्स म्यूलर, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा।
इस आदमी ने जितना नुकसान संस्कृत भाषा के लिए किया है शायद किसी और ने नहीं किया। लेकिन ये इकलौता नहीं था। मैक्स म्यूलर के साथ था ह्यूस्टन चैम्बरलेन। ह्यूस्टन चैम्बरलेन के साथ तीसरा व्यक्ति था जोसेफ गोबिनो। ये जोसेफ गोबिनो, ह्यूस्टन चैम्बरलेन और साथ में मैक्स म्यूलर, इन तीनों लोगों ने मिलकर पहली तो संस्कृत भाषा को पूरा पढ़ा और संस्कृत भाषा से पढ़ने के बाद, संस्कृत शब्दों को समझने के बाद कुछ ऐसे शब्द वहाँ से उठा लिए जिसको अब ये प्रयोग करके जर्मनी के लिए एक आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। और इस दौरान इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया कि इन जर्मन स्कॉलर्स ने एक शब्द आर्यन, एक शब्द आर्या, जो हमारे संस्कृत में प्राचीन समय से लिखा हुआ था, उस शब्द को पकड़कर अपनी एक आइडेंटिटी गठन करने की कोशिश करी। ये आइडेंटिटी कैसे गठन हुई? सबसे पहले इन्होंने एक बात बोलनी शुरू करी कि आर्यंस हम ही लोग हैं, आर्यंस जर्मन लोग हैं। इन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई एम्फसिस नहीं दिया कि आर्यन शब्द संस्कृत का है। इन्होंने इस चीज़ पर कोई एम्फसिस नहीं दिया कि आर्यन शब्द हिंदुओं से जुड़ा है, सनातन धर्म से जुड़ा है। इन्होंने सिर्फ उस शब्द को पकड़कर पहली बात तो अपने जर्मनी में इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद इन्होंने एक बात बोलनी शुरू करी कि हम जर्मन्स जो कि यूरोपियंस हैं, हम हैं ओरिजिनल आर्यंस। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी, इन्होंने सिर्फ आर्यन शब्द को प्रयोग करके ये गेम यहीं तक नहीं खेला। जर्मनी ने एक कदम आगे भी बढ़ा। जर्मनी ने आगे बढ़कर एक पॉइंट ये तक बोला कि हम सिर्फ जर्मन्स आर्यन नहीं हैं, हम सिर्फ यूरोपियन लोग जो हैं वो केवल आर्यन नहीं है, बल्कि जीसस क्राइस्ट वो भी एक आर्यन थे। तो जर्मनी ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट करा कि हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं वो भी आर्यन क्राइस्ट हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जब ब्रिटिश ने इस चीज़ को देखा तो ब्रिटिश ने ये देखा कि भाई ये कैसे हो गया कि ये जो जर्मनी वाले थे इन्होंने आकर भारत के अंदर जो कि हमारा साम्राज्य है वहाँ से एक शब्द चुराकर, पहली बात तो उन्होंने वो चोरी करके अपनी आइडेंटिटी बना ली। हमें कुछ ना कुछ तो काउंटर करना पड़ेगा। तो ये काउंटर करने के लिए फिर ब्रिटिश ने अपना अलग कदम उठाया। अब ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव पहली बात तो ये था कि वो जर्मनी की आइडेंटिटी को तो अब काउंटर कर नहीं सकता था, क्योंकि वो तो अब एक आर्यन जर्मनी, एक आर्यन आइडेंटिटी बना ली थी उन्होंने। तो ब्रिटिश ने दो काम किए। सबसे पहला काम ब्रिटिश ने ये किया कि ब्रिटिश ने अब ये बात बोलनी शुरू कर दी कि हाँ, जो जर्मनी कह रहा है वो बात सही है, हम सारे यूरोपियन ही आर्यन हैं, हम सारे यूरोपियंस आर्यन हैं, क्योंकि हम ही लोग जो थे वो ही ओरिजिनल ह्यूमैनिटी के क्रिएटर्स थे, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इस यूरोपियन सुप्रीमेसी को जस्टिफाई करने के लिए अब ब्रिटिश ने दूसरा गेम खेला और उस समय ब्रिटिशर्स ने एक थ्योरी को मैन्युफैक्चर किया और इस थ्योरी का नाम रखा गया आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी के तहत एक बात बोली गई, इस थ्योरी के तहत ये बात बोली गई कि जितने भी आर्यन लोग हैं, यानी कि जितने भी सो कॉल्ड यूरोपियन लोग हैं, यही लोग यूरोप के या कहीं सेंट्रल एशिया के आसपास के इलाकों से पूरे विश्व तौर को कॉलोनाइज करने गए। तो ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी इन्वेंट की गई, ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्रिएट की गई, इस थ्योरी में ब्रिटिशर्स ने जो सबसे पहले बात बोली वो ये थी कि हम ही आर्यन लोग हैं, हम ही वो यूरोपियंस हैं जो आर्यंस हैं और हम ही बेसिकली यूरोप से पहली बात तो भारत गए। अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी में दूसरी चीज़ देखिए, कई लाखों पाउंड्स लगा दिए गए इस थ्योरी को लिखने में और बनाने में, और यहाँ पर इस थ्योरी में फिर ये बात बोली गई कि हम लोग जब भारत गए, जो कि हम यूरोपियन लोग, आर्यन लोग थे, जब हम भारत गए तो वहाँ जाकर भारत में हमने संस्कृत का गठन किया और हम ही यूरोपियन लोगों ने संस्कृत दी है इन भारतीयों को, और हम ही यूरोपियन लोगों ने सिर्फ संस्कृत नहीं दी है बल्कि इन संस्कृत में लिखे हुए सारे वेद, आज की डेट में जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों के चारों वेद भी हम ही यूरोपियन लोगों ने वहाँ जाकर लिखे हैं। कितनी आयरनी की बात है कि हमारी संस्कृत को डिस्कवर करने के बाद उसको सिर्फ चोरी नहीं किया गया, चोरी कर कर इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को अपना लिया, क्योंकि इन लोगों को उस समय इनसिक्योरिटी थी कि भारत जैसा देश एक आज से 2000-3000 साल पहले कैसे इतनी बड़ी संस्कृत का गठन कर सकता है।
उस संस्कृत में कैसे वो इतने महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जैसे लिख सकता है। तो उस इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में, उस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए इन्होंने उसको अपना ही अपना लिया। और इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी में उन्होंने ये बात भी बोल दी कि हम ही लोगों ने भारत में जाकर इन टेक्स्ट का भी और इस संस्कृत भाषा का भी गठन किया। और आज की डेट में फिर ब्रिटिशर्स ने एक नया पर्सपेक्टिव निकाला उस समय, और ब्रिटिशर्स ने ये बात बोली कि देखिए, आज जब ब्रिटिश दोबारा भारत को कॉलोनाइज करने आया है, जब आज ब्रिटिश को दोबारा जो है भारत को बेसिकली यहाँ पर कॉलोनाइज करके उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो ये कोई प्रकार का इलीगल काम नहीं है, बल्कि ये तो रीडिस्कवरी है उस भारत की जो एक समय हमारा ही होता था। तो इन्होंने इस प्रकार से अपने कॉलोनियलिज्म को भी पहली बात तो एथिकली जस्टिफाई किया, ये कह के कि ये जो कॉलोनियलिज्म है ये भी रीडिस्कवरी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा, जब ये चीज़ हुई तो सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि ये चीज़ के होने के बाद सबसे बड़ी पॉइंट ये आया कि इन्होंने किसी एविडेंस को आगे जाकर सपोर्ट नहीं किया, जो कि ये बात बता रहा था कि आर्यंस एक्चुअली भारत के लोग थे। आज की डेट में अगर आप भारत में हमारे ऋषियों को देखो, जिन ऋषियों ने वेदास को लिखा और वेदास को लिखते हुए देखा, जिनके बारे में हिस्टोरिकल जीनियोलॉजीज़ के टेक्स्ट हैं, इन्होंने उन सारे टेक्स्ट्स को नकार दिया। इसके बाद आज की डेट में कई ऐसे परिवार जो उन ऋषियों से अपने लीनिएज को देखते हैं, जिन ऋषियों ने उन वेदास का गठन किया, इन्होंने उन परिवारों को नकार दिया। इन्होंने हर एक वो चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसको फिट किया अपनी थ्योरी में, जो थ्योरी इनके इस लॉजिक को जस्टिफाई कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ब्रिटिशर्स ने ये प्रकार की थ्योरी मैन्युफैक्चर करी, तो इस थ्योरी के बाद आगे क्या किया? आगे जाकर भारत में इन्होंने उस समय जो इनका भारत में साम्राज्य था पूरा, उसमें इन्होंने दो खेल खेले इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर। सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या करी कि भारत में जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट था, उस पूरे नॉर्दर्न पार्ट के भारत के अंदर उन्होंने ये बात बोलनी शुरू कर दी कि आप नॉर्दर्न पार्ट के जो लोग हो, आप सारे के सारे आर्यन हो, आपकी रीडिस्कवरी हमने की है, और क्योंकि आपकी रीडिस्कवरी हमने की है तो आज हम आपके पास वापस आए हैं आपको सुधारने, आपको बेसिकली इम्प्रोवाइज़ करने। और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला जिसको आज हम जानते हैं टेक्स्ट बुक्स में वाइट मैन्स बर्डन। वाइट मैन, सफ़ेद आदमी का एक बर्डन है कि वो अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड को, भारत जो कि उनके लिए एक अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड था, उसको सिविलाइज करने का एक मिशन जो है वो बेसिकली ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव था। तो नॉर्दर्न पार्ट में पहली बात तो इन्होंने ये बात बोलनी शुरू कर दी कि देखिए, हम आपको वापस से रीडिस्कवर करके सिविलाइज करने आए हैं। लेकिन उसी समय जब ये नॉर्दर्न पार्ट में ये खेल खेल रहे थे, इन्होंने सदर्न पार्ट में एक अलग खेल खेलना शुरू कर दिया, और यहाँ पर सीड्स रचे गए डिवाइड एंड रूल के। इस सदर्न पार्ट में अब ब्रिटिश ने दूसरी चीज़ बोली। इस सदर्न पार्ट में ब्रिटिशर्स ने अब एक व्यक्ति का सहारा लिया, जिस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट कैल्डवेल। रॉबर्ट कैल्डवेल एक मिशनरी व्यक्ति था। ये बेसिकली भारत में यीशु धर्म को यहाँ पर बढ़ाने के लिए आया था। इस व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया, ये गया मद्रास की प्रेसिडेंसी में। उस समय मद्रास की प्रेसिडेंसी में वहाँ जाकर ये रहने लगा, और क्योंकि मद्रास का पूरा इलाका जो है उस समय वो जो है दक्षिण भारत का, वो पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो रॉबर्ट कैल्डवेल जब वहाँ पर गया तो उसने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बेसिकली भाषा अलग बोलते हैं। यहाँ के लोग तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, यहाँ के लोग मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, इनकी भाषा अलग है। तो रॉबर्ट कैल्डवेल ने उस समय ब्रिटिश को एक बेसिकली सलाह दी। उसने इस सलाह में ब्रिटिश को ये बात बोली कि देखिए, आप नॉर्थ में एक जगह पर आर्यन बात करते रहिए। ये जो लोग दक्षिण भारत के हैं, जो द्रविड़ भारत के हैं, जिनकी द्रविडियन भाषाएं हैं, इनकी तो भाषाएं अलग हैं। तो यहाँ पर क्यों ना डिवाइड एंड रूल खेला जाए। अब इस डिवाइड एंड रूल को मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्रिटिश ने कहा कि यार ये बात तो सही है, हमारे पास ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी का एक मिथ हमने मैन्युफैक्चर कर दिया है, तो क्यों ना इस मिथ का ही फ़ायदा उठाया जाए। अब रॉबर्ट कैल्डवेल ने ब्रिटिश के साथ बैठकर
एक पूरा डिवाइड एंड रूल का नरेटिव उस समय दक्षिण भारत के बीच में रचा नॉर्दर्न भारत के साथ। अब ये बात कैसे हुई? ये बात इस प्रकार से हुई कि रॉबर्ट कैल्डवेल ने ब्रिटिश को उस समय समझाया कि हमें 3 पहलुओं पे खेलना है दक्षिण भारत में। सबसे पहला पहलू ये होना चाहिए कि दक्षिण भारत को ये बताना चाहिए कि आप यहाँ पर ऑप्रेस किए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, सप्रेस किए जा रहे हो। और दूसरा उनको ये बताना है कि आपको एक शक्ति है, एक वर्ग है जो दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है। और तीसरा, इन दक्षिण भारत के लोगों को इतना बड़ा विक्टिम बना देना है, इतना विक्टिमाइज करके दिखा देना है कि कल को इनको यदि हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए बोलें तो ये तुरंत एक्सेप्टेबल होकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। अब इस पूरी थ्योरी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये ही 3 कदमों पे काम किया गया। पहला, दक्षिण भारत के लोगों को, सदर्न इंडिया के लोगों को बोला गया कि आपको दबाया जा रहा है, आपको सप्रेस किया जाता है, आप ऑप्रेस होते हो, और आपको सप्रेस, ऑप्रेस और दबाने वाले और कोई नहीं बल्कि जो नॉर्दर्न पार्ट के आर्यंस हैं वो हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये डिवाइड एंड रूल में नॉर्थ वर्सेस साउथ के पहले तो सीड्स क्रिएट करे कि नॉर्थ में आर्यंस रहते हैं, आप द्रविडियंस हो, वो आर्यंस आपको पहली बात तो सप्रेस कर रहे हैं। ये हेट्रेड के सीड इन्होंने यहाँ पर भरे। दूसरा, इसके बाद इन्होंने ये बोला कि ये आर्यंस हमेशा आपको दबाते रहेंगे, सप्रेस करते रहेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि ये आर्यंस आपके ऊपर अपनी भाषा इंपोज करना चाहते हैं। इनकी भाषा है संस्कृत और इन संस्कृत का एक डेरिवेटिव है हिंदी। तो आपको ये चीज़ भी समझनी है कि आपको सिर्फ लड़ाई इन आर्यन से नहीं, इन आर्यंस के साथ साथ इनकी भाषा संस्कृत और संस्कृत का डेरिवेटिव हिंदी, उससे भी करनी है। और जब ये चीज़ हुई तो फिर इन्होंने तीसरे स्टेज पे खेल खेला। इन्होंने फिर ये बात बोलने लगा, ये ब्रिटिशर्स ने ये बात बोली कि देखिए ये जो आर्यंस हैं जिनकी संस्कृत भाषा है और उसकी डेरिवेटिव हिंदी भाषा है, ये सारे सनातन धर्म के फॉलोअर हैं। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद में मानते हैं। आपके लिए ये सनातन धर्म, आपके लिए ये वेदास भी प्रॉब्लम है। और ये वेदास और सनातन धर्म सिर्फ अकेले प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम इस कारण से भी है क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है कि आप तो द्रविडियंस हो, और आप जो द्रविडियंस हो क्योंकि आपकी भाषा अलग है, क्योंकि आपकी भाषा के साथ साथ आपकी जो पूरी यहाँ पर सोच है वो अलग है। आपकी सोच तो बल्कि क्रिश्चियनिटी से पास है। तो आप तो बेसिकली हमारे क्रिश्चियनिटी के ही पिछड़े हुए भाई हो, आप ही हमारे बिखरे हुए क्रिश्चियनिटी के भाई हो। तो हम यहाँ पर आए हैं आपको वापस से क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए। तो ये जब गेम पूरा मैनिफेस्ट किया, इस गेम में अब क्या हुआ कि इन ब्रिटिशर्स ने 1910 तक एक ऐसा नरेटिव गढ़ दिया पूरे साउथ इंडिया में कि साउथ इंडिया में इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि आप द्रविडियंस को सबसे पहले आर्यंस सप्रेस कर रहे हैं, नॉर्थ के लोग सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको लड़ाई उनसे लड़नी है। 1910 तक ऐसी परिस्थिति भारत में पैदा हो गई थी कि इस गेम को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो दक्षिण भारत में रहते हुए द्रविडियन लोग थे उनके मन में पहली बात तो ये जहर भर दिया कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी सोच नॉर्दर्न लोगों से अलग है। इसी रीज़न से आप देखिए कि आज की डेट में भी पहली बात ये दक्षिण भारत के लोग अपने आप को बार बार ये कहते हैं कि हम आपसे अलग हैं, आप सब भारतीय हो, आप किसी से अलग नहीं हो। लेकिन ये जहर आपके मन में भरा गया कि आप उनसे अलग हो, आप दोनों एकजुट होकर पूरे भारत का हिस्सा नहीं हो। और फिर दूसरी चीज़ देखिए कि इन दक्षिण भारत के द्रविडियंस के मन में एक जहर ये भरा गया कि आपकी लड़ाई आर्यन से है, आर्यंस संस्कृत भाषा में मानते हैं तो आपकी लड़ाई संस्कृत से है, संस्कृत का डेरिवेटिव हिंदी है तो आपकी लड़ाई हिंदी से है, और आज की डेट में संस्कृत में लिखे गए वेद हैं तो आपकी लड़ाई वेद से है, और वेद आज की डेट में एसेंस सनातन धर्म का है तो आपकी लड़ाई सनातन धर्म से है। इसी रीज़न से आप देखिए कि आज से 1.5 साल पहले तमिलनाडु में इरेडिकेट सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी और वहाँ पर चर्चा की गई थी। उसके बाद डीएमके और अन्य पार्टियों के कई नेताओं ने ये बातें बोली थी कि सनातन धर्म मलेरिया है, मच्छर है, कीड़ा है, इसको इरेडिकेट करने की आवश्यकता है। याद कीजिए वो गौर। इसके बाद ये खेल सिर्फ यहीं नहीं रुका। इसके बाद जब इन्होंने बोला कि आपकी लड़ाई सिर्फ सनातन धर्म से नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ वेदों से नहीं है,
फिर इन्होंने ये बात बोली कि आपकी लड़ाई इनसे इसलिए भी है क्योंकि आप एक्चुअल में क्रिश्चियन हो। इसी रीज़न से रॉबर्ट कैल्डवेल जैसे लोगों ने पूरे दक्षिण भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया। आज की डेट में अब आप इस समस्या को समझिए कि ये समस्या ये थी 1910 तक कि नॉर्थ वर्सेस साउथ के डिवाइड को बना दिया गया था। नॉर्थ वर्सेस साउथ के डिवाइड के बीच में जहर भर दिया गया था, और इस नॉर्थ वर्सेस साउथ के डिवाइड के बीच में ये जो जहर भरा गया, इस जहर के तहत ये पूरी प्रक्रिया अनफोल्ड यहाँ पर इस प्रकार से हुई। लेकिन ये खेल यहाँ नहीं रुका, ये खेल आगे बढ़ा। ये खेल आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि जब ब्रिटिश को ये बात समझ आ गई कि हमने नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट कर दिया है, हमने साउथ के लोगों को नॉर्थ से अलग, उनकी आइडेंटिटी अलग, उनकी भाषा अलग, उनका बेसिकली सनातन धर्म से अलग होना, उनका क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ना, ये सब खेल खेल दिया है, तो अब हमें नॉर्थ में भी किसी प्रकार की एकता और साउथ में भी किसी प्रकार की एकता नहीं चाहिए। इन नॉर्थ एंड साउथ के बीच में डिवाइड एक है, लेकिन अब दूसरा कार्य जो करना है वो ये है कि नॉर्थ साउथ भी एकजुट ना हो। और इसको तोड़ने के लिए क्या किया गया? इसको तोड़ने के लिए 1910 के दशक में ब्रिटिशर्स ने एक नया खेल खेला जिसका नाम था कास्ट कॉन्स्पिरेसी। अब ये कैसे आई? जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो भारत में उस समय वर्ना सिस्टम था। 4 वर्ना थे, हर वर्ना के अंदर अलग अलग प्रकार की जातियां थीं। हर जाति अलग अलग कार्य किया करती थी और हर जाति अपने आप को एक वर्ना के अंदर ट्रेस किया करती थी। जब ये ब्रिटिश आए भारत में तो ना तो इनको इस सोसाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट समझ आया, ना ही इनको इस सोसाइटी में ये समझ आया कि ये वर्ना सिस्टम क्या है। इनको ये भी नहीं समझ आया कि हर वर्ना के अंदर किस प्रकार से जातियां बटी हुई हैं और किस प्रकार से जातियां उन वर्नास के अंदर रहकर अपना कार्य करके एक सोसाइटी को स्टेबिलिटी देती हैं। अब जब इनको ये चीज़ें पहली बात तो समझ नहीं आई तो इन्होंने सबसे पहले खेल खेला। सबसे पहले खेल ये खेला कि इन्होंने कहा कि भाई ना तो हमें ये वर्ना समझ आता है, ना तो हमें ये जात समझ आती है। तो वर्ना और जाति को मिक्स करके इन्होंने एक शब्द का इन्वेंशन किया कॉल्ड कास्ट। कास्ट एक ऐसा शब्द है जो भारत की किसी भी आज की डेट में टेक्स्ट में, किसी भी आज के डेट के अंदर आप किसी भी रिलीजन के टेक्स्ट में या किसी भी सोशल टेक्स्ट में अगर आप उसको देखें तो ये शब्द पाया नहीं जाता। ये ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड शब्द था जो इन्होंने जाति को और वर्ना को मिक्स कर कर कॉन्फ्लेट कर कर, कॉन्फ्लेट का मतलब है कि जोड़कर, तोड़कर, मरोड़कर अपने कन्वीनियंस के लिए पहली बात तो इन्वेंट किया। लेकिन ये सिर्फ शब्द को इन्वेंट करने से तो गेम नहीं होना था, क्योंकि शब्द को बोलने से क्या होता है? शब्द को लिखित दिखाना है, शब्द को सोसाइटी में एग्जीक्यूट होते हुए दिखाना है। और ये कार्य करने के लिए ब्रिटिश ने सहारा लिया अपने एक व्यक्ति का जिसका नाम था हर्बर्ट रिस्ली। हर्बर्ट रिस्ली एक ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने भारत के अंदर सबसे पहला एक सेंसस किया, और वो सेंसस जो किया उसने, उस सेंसस का नाम था कास्ट सेंसस। उस कास्ट सेंसस का उद्देश्य ये था कि भारत में जितने भी ये सो कॉल्ड कास्ट्स हैं, इन कास्ट्स का एक रिटन रिकॉर्ड तैयार किया जाए। हर्बर्ट रिस्ली ने जब अपने सेंसस के अधिकारियों को ग्राउंड पर भेजा तो उसने ग्राउंड पर भेजा उनको एक फॉर्म लेके और बोला कि आप जाकर लोगों से उनकी कास्ट पूछ के आइए और इन कास्ट्स को लिखिए कागज में। अब जब हर्बर्ट रिस्ली के लोग जो कि कास्ट सेंसस करने के लिए जब ग्रामीण इलाकों में गए और लोगों से उन्होंने जाकर उनकी कास्ट पूछी तो लोगों ने कहा कि भाई ये शब्द ही नहीं पता हमें, आप क्या बोल रहे हो? हमें अपना वर्ण पता है, हमें अपनी जाति पता है, हम आपको अपनी जाति और अपना वर्ण बता सकते हैं, लेकिन ये शब्द क्या है कास्ट? और कई सेंसस के अधिकारियों ने आकर जब हर्बर्ट रिस्ली को ये बात बोली कि साहब जब ग्राउंड लेवल है वहाँ पर तो लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये कास्ट क्या होती है, तो उसने कहा कि नहीं, हमें इस सब चीज़ों से कोई नहीं लेना देना, आप लोगों को देखिए, आप देखिए कि वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज हैं और उनको ऑर्गेनाइज करके आप एक कास्ट सर्वे के तहत उनकी एंट्रियां कर दीजिए। और इस प्रकार से बना भारत का सबसे पहला कास्ट सेंसस। और जब ये कास्ट सेंसस बना तो इस कास्ट सेंसस के तहत पहली बात तो उन्होंने भारत को अलग अलग प्रकार के सो कॉल्ड कास्ट्स में बांट दिया, और ये बांटने का कार्य उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अपने ग्रैंड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए किया, जिसके लिए आज की डेट में भारत के अंदर उस समय कोई भी ग्राउंड लेवल पर फ्रेमवर्क था ही नहीं। एक आर्टिफिशियली इम्पोज्ड फ्रेमवर्क पहली बात तो भारत के ऊपर थोप दिया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये जो ब्रिटिश ने हरकत करी, ये जो ब्रिटिश ने प्रक्रिया करी, ये प्रक्रिया वो लोग कर कर
जब भारत को 1947 में छोड़कर गए तो उस समय हमारे सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो बड़े विश्व के बड़े बड़े अपने आप को नेता मानने वाले, जो विश्व में शांति लाने वाले दूत हुआ करते थे, उन लोगों ने इसी पूरे के पूरे एजेंडा को आगे बढ़ाया। इसी पूरे के पूरे एजेंडा को उन्होंने आगे बढ़ाकर आज की डेट में उसी पूरी सोसाइटी को सो कॉल्ड कास्ट में बांट दिया। कास्ट में बांटने का ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था कि जब एक सोसाइटी को हम अलग अलग प्रकार के कास्ट्स में बांट देंगे तो हम उसी कास्ट को सपोर्ट करेंगे जो कास्ट हमें सपोर्ट करेगी, और हम दूसरी कास्ट में ये बात को दिखाकर उसको तंग करेंगे कि देखो यदि तुमने हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम सपोर्ट इसको दे देंगे। उसको एक कास्ट को दूसरी कास्ट के खिलाफ लड़वाना, एक कास्ट को दूसरी कास्ट के खिलाफ उसको भिड़वाना, ये कार्य जो ब्रिटिश ने किया, आज की डेट में आप देखिए कि कुछ लोग इसी कास्ट की प्रक्रिया को लेकर डट गए हैं कि हमें अब सोसाइटी को यदि तोड़ना है और सोसाइटी को वैसे ही डिवाइड एंड रूल के गेम में रखना है तो ये कास्ट सेंसस से ही होगा। तो यहाँ पर चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी जो कि ब्रिटिश ने करी, जिसमें उन्होंने नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट किया, साउथ के मन में नॉर्थ को लेके हेट्रेड, साउथ के मन में नॉर्थ की लैंग्वेज को लेके हेट्रेड, साउथ के मन में हिंदी को लेके हेट्रेड, साउथ के मन में सनातन धर्म को लेके हेट्रेड, ये सारी चीज़ें पहली बात तो ब्रिटिश की देन थी जो आगे चलती रहीं, बढ़ती रहीं, जिसके आज तक खमियाजे हम देख रहे हैं। और हमें ये बात नहीं भूलनी है कि आज की डेट में भारत की आज़ादी के बाद उस समय जब एक नई प्रक्रिया हुई कि भारत अब आज़ाद हो गया है, ये प्रक्रिया को आगे चलाया गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के बाद जितने भी ये गेम्स जो ब्रिटिश खेल रहे थे, इन सारे खेलों को अमेरिका ने ले लिया। अमेरिका ने जैसे ही उठाया तो अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया कि अमेरिका ने उस समय अपने जितने भी उसके सो कॉल्ड वो प्रसिद्ध संस्थान हैं जहाँ पर वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल जोकर्स तैयार करता है, जैसे कि हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, येल हो गया, एट्सेट्रा, यहाँ पर अमेरिका ने पहली बात तो रिसर्च चालू करी। वो रिसर्च क्या थी? वो रिसर्च ये थी इन इंस्टीट्यूशंस में कि हमें अमेरिका की रेस प्रॉब्लम को समझना है। अमेरिका में रेसिज्म की प्रॉब्लम आप सभी जानते हैं, ब्लैक्स वर्सेस वाइट की प्रॉब्लम वहाँ पर हमेशा है और हमेशा से रही है, जो आप जानते हैं। अमेरिका का रेसिज्म को देखने का नज़रिया था ब्लैक्स वर्सेस वाइट। अमेरिका के मन में हमेशा ये होता था कि देयर इज़ वाइट्स, जो वाइट्स हैं वो बेसिकली ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ब्लैक्स के ऊपर बेसिकली जो है अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वाइट्स अपने आप को सुप्रीम मानते हैं। तो वाइट सुप्रीमर्सी वर्सेस ब्लैक इन्फीरियॉरिटी, तो वाइट वर्सेस ब्लैक के चश्मे में हर चीज़ वो लोग देखा करते थे। अब दिक्कत क्या हुई कि जब ब्रिटिश भारत को छोड़ के गए तो ये सारी रिसर्च अब अमेरिका ने करनी शुरू कर दी। उस समय अमेरिका के इन सारे प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पर क्या होता था कि जो वामपंथिक सोच वाले लोग थे वो बेसिकली रेस स्टडीज़ किया करते थे, और ये रेस स्टडीज़ जो वो किया करते थे, इन्हीं रेस स्टडीज़ को अब उन्होंने भारत में भी देखना शुरू करा। तो भारत में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो कास्ट है जो ब्रिटिश क्रिएट करके गए हैं, तो अब इस कास्ट को रेस थ्योरी में कैसे फिट किया जाए, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले अमेरिका की सरकार ने 1950 से लेकर आज तक भारत के अंदर वो अन्य प्रकार की स्कॉलरशिप्स देती है, जिसमें से एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है जो आपने सुनी होगी, सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें सो कॉल्ड भारत के बड़े टैलेंटेड लोगों को वो स्कॉलरशिप देके अमेरिका बुलाया जाता है ताकि उनको भी वही प्रकार का इंटेलेक्चुअल जोकर बनाया जाए। ये लोग क्या करते हैं, ये सारे के सारे लोग यहाँ से जब अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के अलग अलग प्रसिद्ध संस्थाओं में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इनको फिर ये सिखाया जाता है कि देखिए हमारे पास अब एक रेस थ्योरी है अमेरिका में, इस रेस थ्योरी में हमें आपकी कास्ट थ्योरी को फिट करना है। और पिछले 50 सालों का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के तहत अब एक चीज़ तो तय हो गई है, ये हो गई है कि अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी कास्ट थ्योरी, अमेरिका ने अपनी रेस थ्योरी को कास्ट थ्योरी के ऊपर चिपका दिया है। आज की डेट में अमेरिका में जो वाइट्स हैं वो भारत में भी हैं, और अमेरिका के जो वाइट्स हैं वो भारत में हमारे यहाँ के ब्राह्मण हैं। अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं वही ब्लैक्स आज की डेट में भारत में भी हैं। तो भारत में वो ब्लैक्स कौन से हैं? भारत में वो ब्लैक्स हैं दलित, बैकवर्ड क्लासेस, मुसलमान।
और इस दलित बैकवर्ड क्लास मुसलमान में अलग अलग प्रकार से अपने कन्वीनियंस से जो साथ आ जाए, अब उसमें खालिस्तानी साथ आ जाए उनको जोड़ लो, खालिस्तानी के साथ अगर नक्सलाइट साथ आ जाए उनको जोड़ लो। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया एक थियोरेटिकल लेवल पर अमेरिका ने ब्लैक वर्सेस वाइट के बीच में क्रिएट करी है, वही रेस थ्योरी को कास्ट थ्योरी के ऊपर इम्पोज करके भारत के अंदर भी आप देखिए कि एक ब्लैक वर्सेस वाइट कलर क्रिएट कर दिया गया है। और इसी रीज़न से आप देखिए कि यहाँ पर जो आज की डेट में ये कास्ट सेंसस की पूरी प्रक्रिया है, ये ब्लैक वर्सेस वाइट नैरेटिव को कैसे भारत में चलाती है। ये हमेशा एक बात बोलेगी कि हमारे को सिर्फ दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड कास्ट इनका समर्थन चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए समर्थन ब्लैक्स का। और ये जो पूरा भारत के लोग वहाँ गए, अमेरिका में जाकर पढ़ाई लिखाई कर कर उस वामपंथिक सोच से जुड़े, तो वो अमेरिका की वामपंथिक सोच भारत की ये वामपंथिक सोच से एक ग्लोबल लेफ्टिस्ट नेक्सस बना। और ये ग्लोबल लेफ्टिस्ट नेक्सस ने अपने आप को अलग अलग प्रकार से अलग अलग नामों से बेसिकली पेश किया। यदि आज की डेट में ये अमेरिका में अपने आप को वोक कल्चर के नाम से जानता है, तो भारत में ये आज अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल कल्चर के नाम से जानता है। तो आज की डेट में जो भारत में सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, ये वही सोच के लोग हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड ये सिर्फ एक ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी नहीं है। नॉर्थ साउथ डिवाइड के बाद ये जो अमेरिकन गेम है, जो अमेरिका आज की डेट में खेल रहा है, ये गेम प्लस ये जो साथ में नॉर्थ साउथ डिवाइड है, ये भारत के साथ मिला हुआ है। आई होप कि इस वीडियो के बाद अब आपको ये पूरी की पूरी खेल, पूरी की पूरी सोच पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।